नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। हमारे पहले विशेषज्ञ हैं श्री कपिल भार्गव, जो कि उप प्रबंधक हैं डिनियो इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। सर, हम कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ हम जनाब अजमल तिरमिजी साहब का भी कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, जो कि हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और विविध एश्योरेंस कंपनीज में आप पैनल लॉयर हैं। आपने कीमती वक्त निकाला और आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे आज के विषय हैं, उस विषय से संबंधित उचित कानूनी मशवरा हम आपको टेलीफोन के माध्यम से भी दे सकेंगे, क्योंकि ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सबसे पहले सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीमा को आप आसान शब्दों में किस तरह हमारे व्यूअर्स को समझाना चाहेंगे। बीमा क्या होता है? देखिए, एक जैसे खतरे का सामना करने वाले जब कई लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो जब भी खतरा आता है तो ज़रूरी नहीं सभी को नुकसान हो। नुकसान केवल कुछ लोगों को ही होता है। हाँ। लेकिन वो कौन लोग होंगे ये हमें पहले से ज्ञात नहीं होता जी। तो हम उस समूह से सभी लोगों से राशि एकत्रित करते हैं, और जब हानि होती है तो जिसकी हानि होती है उसको वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, ताकि उसको उसके ऊपर एकदम से कोई बोझ ना आए और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। जी जी जी। और अगर इसी सवाल को हम आपके नज़रिए से जानना चाहें, क्योंकि आप विधि विशेषज्ञ हैं, क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, मैं बहुत ज़रूरी है बीमा कराना आजकल के ज़माने में, जी क्योंकि जी। जो ट्रैफिक है वो बराबर बढ़ता जा रहा है। हाँ। और उसकी वजह से परेशानियां आ रही हैं। जी। तो इसलिए बीमा कराना, और उससे फिर आपको जो फ़ायदा लेना, कभी किसी की डेथ हो गई तो उसके जो एलआर हैं वो फ़ायदा ले सकते हैं, या फिर कोई इंजर्ड हुआ है तो उसको जो भी खर्चा आया है वो मिल जाता है बीमा से सुरक्षित रूप से। जी तो जी इसलिए जी। वो ज़रूरी है। जी जी जी। इंश्योरेंस कंपनीज़ में सर, जैसा कि हम बता भी रहे हैं, जागरूकता हमारा जो है बेसिक उद्देश्य है इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब रोड पर अपने अपने अलग अलग तरह के व्हीकल्स लेकर निकलते हैं तो उनके पास बीमा ज़रूर होना चाहिए। तो बीमा बहुत तरह का होता है और अलग अलग समय अवधि का होता है। क्या कहना चाहेंगे सर आप, कैसे चुनाव करना चाहिए और बीमा कितनी तरह का हो सकता है वाहनों को लेकर? देखिए, अगर बीमे की दृष्टि से देखा जाए तो मुख्य रूप से बीमे को हम दो कैटेगरीज में कर सकते हैं। एक होगा हमारा जिसमें हम उसका पैकेज पॉलिसी देते हैं। पैकेज पॉलिसी मतलब उसका स्वक्षति और तृतीय पक्ष दावे दोनों का कवरेज रहेगा जी। और दूसरा रहता है केवल टीपी कवरेज। सरकार द्वारा वाहन एक प्रकार से, अगर वाहन को देखेंगे आप तो वाहन एक प्रकार की मशीन है जी। ये मशीन जब हम सड़क पे चलाते हैं, यानी एक पब्लिक या सार्वजनिक स्थल पे इसका उपयोग किया जाता है, तो मशीन कभी भी ख़राब हो सकती है, या इसके चलाने के लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं वो विपरीत हो सकती हैं। तो इन प्रकार की परिस्थितियों में हो सकता है कि मशीन जो हमें लाभ देने के लिए बनी है वो हमें किसी प्रकार का हानि पहुंचा सके। तो उस हानि से बचने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस प्रकार के रिस्क से हमें सामना करना पड़ सकता है। जब वाहन सड़क पे चलता है तो हो सकता है कि दुर्घटना में वाहन खुद डैमेज हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वह किसी अन्य को नुकसान पहुंचाए, जिसमें चालक स्वयं भी हो सकता है, उसके अलावा कोई सड़क पे चलता व्यक्ति या उसकी कोई प्रॉपर्टी, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज या थर्ड पार्टी पर्सनल इंजरी, ये भी इसमें शामिल होते हैं। जी जी। तो हमें ये देखना है कि हमारा वाहन कहाँ पे उपयोग हो रहा है, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को सरकार द्वारा कंपलसरी किया गया है। जी 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 जी। ये कुछ मैंडेट्स भी होते हैं जब आप कोई नया वाहन खरीदते हैं, तो उसमें भी जो इंश्योरेंस होता है वो हमको, जो सेल करते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो हमको ये समझाते हैं कि ये बीमा जो है ये 1 साल के लिए इस कैटेगरी का है और आने वाले 5 सालों के लिए इस कैटेगरी का है। तो उसमें जो, जैसे आपने हमें ओडी बताया, यानी ओन डैमेज, जहाँ तक मैं सही अगर बता पा रही हूँ तो, लेकिन जो थर्ड पार्टी डैमेजेस जो होते हैं, जो कि जाने अनजाने कारित हो जाते हैं, उनके बारे में अजमल साहब आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है और क्यों वो भी इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जी। इंश्योरेंस कराना आवश्यक है। बगैर इंश्योरेंस के आप गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं निकाल सकते। जी। जब तक इंश्योरेंस नहीं होगा गाड़ी बाहर नहीं निकलेगी। रजिस्ट्रेशन तो बाद में होता है, लेकिन इंश्योरेंस वही हो जाता है। इंश्योरेंस वही जैसे कि अगर कोई बाहर जाके कोई घटना होती है तो कम से कम वो कवर हो जाए। तो इसलिए ये तो होगा, कंप्रेहेंसिव में ये है कि कंप्रेहेंसिव में आप सब
कवर कर रहे हैं, गाड़ी का डैमेज भी कवर कर रहे हैं, सामने वाला जो थर्ड पार्टी जी, जिसको जी, चोट जी, लगी जी। उसका भी कवर कर रहे हैं, खुद जो व्हीकल ऑनर है, ड्राइवर है, उसको भी आप कवर कर रहे हैं। एक्ट ओनली पॉलिसी जो है वो सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए है। जो तीसरा आदमी जो आगे उससे टकरा गया, गाड़ी उससे हाँ, टकरा गई, जी, उसको जी। कोई डैमेज हुआ या मर गया या जी, जी, हाँ। इंजर्ड हुआ, तो वो उसको पूरी सहायता इंश्योरेंस कंपनी देती है, बशर्ते कि उनकी जो पॉलिसी कंडीशंस है वो सही हो। तो ये है उसका उद्देश्य ये है। जब देखिए, हम मैं इसमें थोड़ा सा ज़रूर, ऐड करना चाहूँगा। ज़रूर, ज़रूर। जब हम ये बात करते हैं कि सड़क पे चलते वाहन से किसी तृतीय पक्ष को नुकसान हो सकता है, तो उसमें दो परिस्थितियां हो सकती हैं। यदि अगर वाहन का बीमा है तो बीमा कंपनी उस क्षति को पूर्ति करने की जिम्मेदारी उठाती है। अगर उसका बीमा नहीं होगा, ऐसी स्थिति में जो गाड़ी मालिक है, कल को अगर उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं हुई तो वो कह सकता है कि साहब मैं तो किसी भी प्रकार की हानि का वहन करने में सक्षम नहीं हूँ। तो ऐसे में जिसको चोट लगी है या जिसकी मृत्यु हुई है, उसके परिवार के या उसके खुद के नुकसान के विषय में आप सोचिए कि वो उसको क्षतिपूर्ति कैसे मिलेगी। बिल्कुल तो जी। इसलिए भारत सरकार ने ये जरूरी किया है कि जो भी वाहन सड़क पे या सार्वजनिक स्थल पे चलेंगे उनका थर्ड पार्टी बीमा होना आवश्यक है। ये कानूनी बाध्यता है। जी, 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 जी। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आज के विषय से संबंधित कानूनी मशवरे के लिए हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है। सर, जैसे इंश्योरेंस जब होता है जनरली, तो गाड़ियों के इंश्योरेंस के समय तो लोग जो हैं वो वर्बली बता देते हैं, लेकिन वो कागज़ बहुत सारे होते हैं। क्या सभी कुछ पढ़ना ज़रूरी होता है सबके लिए? अजमल साहब, आप क्या बताना चाहेंगे? वो जो सारे मैंडेट्स होते हैं जिस पे कोई भी जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो साइन करता है, तो क्या उसे सब कुछ याद हो जाना नेचुरल नहीं है? इतनी जल्दी जल्दी कोई कैसे पढ़ सकता है जी हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस को? जी हाँ, वो नहीं पढ़ सकता है जी। लेकिन उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। और इंश्योरेंस कंपनी जब देती है उनको बीमा करके, जी। तो वो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो जी। सब समझा देती हैं कि इसमें क्या कंडीशन है, क्या है। तो वो, और कुछ लोग पढ़ते भी हैं, कुछ लोग कुछ पढ़ते लोग भी बिल्कुल हैं। भी नहीं पढ़ते। ये लोग समझाते हैं तो नहीं समझते लेकिन ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं और उनकी नॉलेज में रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतने जागरूक तो अब लोग हो गए हैं जी। कि इंश्योरेंस के बारे में उनको क्या करना है वो सब बातें उनको मालूम है। अच्छा, एक बात अभी पहले अब जो बात चल रही थी, जहाँ पे एक मतलब इंश्योरेंस जहाँ किया है कंपनी ने, जी। पहले जब सबसे पहले एक्ट आया था 39 में, जी। तो उस जमाने में लिमिटेड लाइबिलिटी हुआ करती थी इंश्योरेंस कंपनी की। वो क्या है वो सर? 15,000 रुपये थी जी। या 50,000 रुपये थी या 1.5 लाख रुपए थी। उसके बाद जब 1988 में आया तो उन्होंने फिर उसके बाद अनलिमिटेड कर दी, ये सब ख़त्म कर दिया। जी। तब ये फ़ायदा यह हुआ है गरीब आदमी को कि अगर उसको ज़्यादा पैसा लग रहा है तो फिर वो कंपनी उसका पूरा कंपनसेशन कंपनी बेयर करती है। जी, 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 जी। तो ये अमेंडमेंट के बाद हुआ एक अच्छा वो बदलाव भी है। हुआ। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिए अपने, जी। उन्होंने उस बात को और मजबूत करा। तो उसकी और अच्छा गाइडलाइन दी उन्होंने कि कोई गाइडलाइन मर रहा दी। है तो इस उम्र में डेथ हुई है तो कितना मल्टीप्लायर होना जी, चाहिए। जी, जी। और जो सबसे खतरनाक इंश्योरेंस कंपनी के लिए मल्टीप्लायर है वो 18 साल का है। जी। वो 24-25 साल तक का अगर आदमी मरता है बेचारा, जी, जी, जी। तो वो उसमें 18 का मल्टीप्लायर लगता है, वो सबसे ज़्यादा है वो। जी, इसको किस तरह आप एक्सप्लेन मैं करेंगे ये सर? एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे शर्तें या अधिनियम मतलब नियम होते हैं, तो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो बीमा के केवल 2 कागज़ होते हैं, जी। 2 या 3 कागज़ कह लीजिए। जी। जब बीमा कराना होता है तो एक प्रस्ताव पत्र होता है जिसमें साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं कि बीमा धारक का नाम क्या है, उसका पता क्या है, जी। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। और आमतौर पे जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर तब नहीं होता, तो उसमें गाड़ी का इंजन नंबर या चेसिस नंबर उसकी चेसिस पहचान नंबर होती डाला है। रहता है। जी। तो वो उसको जानकारी देनी होती है प्रपोजल फॉर्म में। जो वो जानकारी प्रपोजल फॉर्म में देते हैं उस आधार पर उसका बीमा किया जाता है। जब बीमा करते हैं तो उसको एक पॉलिसी दी जाती है। तो पॉलिसी बीमा कंपनी बनाती है लेकिन देती वो किसको है? बीमा धारक को। जी। तो बीमा धारक के पास पूरा समय होता है कि जो तथ्य उसने प्रस्ताव में लिखे हैं उनको चेक कर ले एक बार पॉलिसी में वही तथ्य या वही विवरण आया है कि नहीं। बिल्कुल। अगर नाम गलत है या गाड़ी नंबर गलत है। आपको इंटरप्ट करूंगी, एक फ़ोन कॉल हम ले लें। जी, हम इस टॉपिक को यहीं से फिर से चर्चा में लाएंगे। हमारे रेगुलर व्यूअर टेलीफोन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबांकी से। हेलो।
हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदश्री मिश्रा है, बाराबंकी। स्वागत है, सवाल पूछिए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये बीमा होता है, ये फर्स्ट होता है, थर्ड होता है, सेकंड होता है, तो बीमा वाहन मालिक को कौन सा बीमा कराना चाहिए? तो गाड़ी की सुरक्षा को, और जो चलाने वाला उसकी सुरक्षा, और जो सामने आता है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा बीमा कराना चाहिए? नंदकिशोर जी नमस्ते। मैं आपके सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, सभी दर्शकों के या सभी श्रोताओं के सुनने के लिए। जी जी जी। मैं बताना चाहूँगा कि जब गाड़ी हम नई खरीदते हैं तो नई गाड़ी में गाड़ी को भी क्षति होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और चूंकि चालक कई बार नया होता है जी। तो ये भी संभावना होती है कि थर्ड पार्टी डैमेजेस भी आ सकते हैं। तो शुरू में नई गाड़ी में पूरा बीमा लेना ही फायदेमंद होता है, समझदारी का सबब है, ताकि अगर कल को कुछ अप्रिय घटना हो जाए तो न केवल उसको अपनी क्षति का पूर्ति हो जाए, भार हो बैठाना पड़े, बल्कि इसके अलावा दूसरे को यदि कोई क्षति होती है तो उसका भी भार उसको न उठाना पड़े। हाँ, जी, बीमा कंपनी उसका ध्यान रखेगी। जी। लेकिन जब गाड़ी 15 या 20 साल पुरानी हो जाती है तो उसकी कीमत एक तो बहुत कम हो जाती है, तो उस समय यदि उस पर वो केवल थर्ड पार्टी बीमा लेता है, जो कि कंपलसरी है भारत सरकार द्वारा, अगर उसको गाड़ी सड़क पे या सार्वजनिक स्थल पे चलानी है तो वो बीमा होना तो ज़रूरी है, तो वो तो उसको लेना ही पड़ेगा। ओन डैमेज वाला बीमा जो है वो एक बार चाहे तो छोड़ सकता है, क्योंकि तब तक गाड़ी की स्थिति ऐसी हो चुकी होगी कि उसको वो बीमे के बावजूद न उतना मुआवजा मिलेगा, न उतना जितना प्रीमियम देगा उससे अच्छा वो खुद ही रिपेयर करा लेगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये था आपके सवाल का जवाब। हम वापस उसी विषय पर आते हैं सर। अभी हमारे साथ टेलीफोन के माध्यम से नंदस्वरूप मिश्रा जी जुड़े थे बाराबांकी से, और इनका जो सवाल था उससे संबंधित जवाब देने के बाद हम वापस उसी विषय पर आएंगे। आप हमें ये जानकारी दे रहे थे, जो बीमा पॉलिसी कराते समय कुछ लोग जो हैं तो मैं ये बता रहा था से भी पढ़ते हैं। मैं ये बता रहा था कि जब पॉलिसी इशू की जाती है तो विवरण चेक करना एक बार बीमा धारक का कर्तव्य है। जैसे हम रेलवे में टिकट बुक कराते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि खिड़की छोड़ने के पहले अपनी जानकारी चेक कर लें। जी बिल्कुल। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। जब पॉलिसी आपको मिली तो आप उसमें देख लें कि गाड़ी का नंबर सही लिखा है कि नहीं, आपका नाम सही लिखा है कि नहीं। जी जी जी। पता हो सकता है आप साल में 4 बार बदलें, उसकी इतनी वो जरूरी नहीं है। पते में अगर थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाए भी, हो भी जाए तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके जो मुख्य विवरण है, गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, किस वर्ष का मॉडल है, ये जो बेसिक जानकारी है, और इसके साथ ही बहुत ही आवश्यक होता है कि गाड़ी का मूल्य क्या रखा गया है। बिल्कुल। हमें ये भी देखना है कि कल को कोई गाड़ी जो 1 लाख की मिल रही है, यदि उसका मूल्य 20 लाख लिख दिया तो ये भी गलत है। बिल्कुल। बढ़े हुए मूल्य पे कल को अगर कोई दावा आ गया तो कोई भी बीमा कंपनी उतना मूल्य क्यों देगी? दावे के समय बीमा कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वो या तो राशि में उसका भुगतान करे या उसी प्रकार की कोई दूसरी गाड़ी भी दे सकती है। बिल्कुल। तो बीमा, आप 20 लाख का बीमा कराएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि बीमा कंपनी आपको 20 लाख दे देगी। बीमा कंपनी 1 लाख रुपए में गाड़ी खरीद के आपको दूसरी गाड़ी दे देगी। बिल्कुल। तो इस 20 लाख का बीमा कराने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो ये विवरण जानना हमारा कर्तव्य है। और इसके बाद जब क्लेम होता है जी जी तो जी। दूसरा डॉक्यूमेंट भरा जाता है, दैट इज क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म, उसमें भी पूरी सही जानकारी देना आवश्यक है। एक इंश्योरेंस में एक टर्म होती है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। जी जी जी। अगर ये नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट मतलब जरूरी जानकारी छिपाई गई है या नहीं दी गई है तो उसके आधार पर दावा खारिज भी हो सकता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम सही जानकारी और पूर्ण जानकारी दें। जी 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 जी। इसी के साथ जो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी जो होते हैं और थर्ड पार्टी भी, इनके बारे में अगर सर आप हमें विधिक दृष्टिकोण से समझाएं तो जिससे हमारे व्यूअर्स इस बात को और आसानी से समझ सकें कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी कौन होते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्टी तो वो है जो ऑनर भी है, सामने वाला भी है, गाड़ी का भी रिस्क कवर किया हुआ है कंप्रेहेंसिव में, वो फर्स्ट पार्टी जनरली कहलाता है। तो उसमें कोई भी क्षति हो रही है ऑनर को, चाहे सामने वाले को, चाहे गाड़ी को, सब मिलता है। अच्छा, जैसे अभी कपिल जी ने बताया, एक उसमें कंप्रेहेंसिव पॉलिसी में इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है, IDV। वो कितने की आप डिक्लेयर कर रहे हैं, 18 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, 25, वो आप डिक्लेयर करते हैं। तो अगर गाड़ी को कोई नुकसान होता है तो वो आपको 18 लाख 25 लाख जो भी है वो मिलेगा। इसके अलावा ऑनर ड्राइवर को मिलेगा, सामने वाले को मिलेगा अनलिमिटेड।
थर्ड पार्टी अभी तो दो पॉलिसी होती है, सिर्फ एक कंप्रेहेंसिव जो सब कवर कर रही है, एक सिर्फ एक्ट ओनली पॉलिसी जो थर्ड पार्टी को कवर कर रही है। थर्ड पार्टी वो है जो सामने सड़क पे चल रही है और उसको बीमित वाहन ने टक्कर मार दी, तो वो उसको जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ उसके लिए ही जिम्मेदार है। गाड़ी में बैठे हुए लोग, ऑनर, ड्राइवर, ये कोई कवर नहीं होते। उसमें एक प्रीमियम होता है अलग, जैसे 50 रुपये या 100 रुपये का, तो उसमें 1 लाख 2 लाख रुपए तक के रिस्क कवर करते हैं ऑक्यूपेंट्स ऑफ द व्हीकल के लिए और ऑनर के लिए। लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि या तो वो उसकी डेथ हो या अंग भंग हो, कि हाथ टूट गया, पैर टूट गया, आँख फूट गई, कान टूट वो हो गया, तो इस तरह के उसमें उसको बेचारे को 50,000 या 2 लाख रुपए तक मिलते हैं। और अधिकतम सीमा शायद 5,000 रुपये है उसकी। तो ये थर्ड पार्टी में सिर्फ इतना ही है, लेकिन सामने वो जो है उसको तो पूरा पैसा मिलेगा जितना भी हो। चाहे अब तो 1-1 करोड़ रुपए का अवार्ड आ रहा है, क्योंकि लोगों की सैलरी ज़्यादा हो गई है। हमारी जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी क्या कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वो करो। कलेक्टर रेट से अब हम उसको एसेस करते हैं उसकी इनकम को। कलेक्टर रेट जो अभी कम से कम जो लेबर का है वो चल रहा है 10,000 रुपये का, और जो स्किल्ड लेबर है उनके बड़े हुए हैं ज़्यादा 15-15, 16-16 हज़ार रुपये, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट जाता है। और अभी नए जो हमारे डिसीजन आए सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तो ये भी कर दिया है कि एक एज स्लैब दिया है कि उसमें इतने पैसे बढ़ना है, फ्यूचर लॉस ऑफ इनकम के 25%, 40%, 50% तक पैसा बढ़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो बीमा कराना इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट में भी उन्होंने ज़रूरी करा है, और वैसे भी कराना चाहिए, नहीं तो खुदा न खास्ता कोई बात हो तो आदमी अपनी जेब से भुगतता है, ऑनर जो है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो कर भी नहीं पाता है, सामने वाले का अलग नुकसान होता है, तो कम से कम इंश्योरेंस कराने से बीमा कंपनी की लाइबिलिटी रहती है, वो अपना सब पेमेंट करती है। वो अपना पेमेंट करती है। इसी के साथ हम भार्गव साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रीमियम जो होता है वो उसमें किस तरह की छूट के प्रावधान होते हैं, और प्रीमियम क्या इंस्टॉलमेंट में भी दिया जाता है? प्रीमियम को मतलब आप किस तरह समझाएंगे विस्तृत तरह से? मैं बताना चाहूँगा कि प्रीमियम जो है, प्रीमियम शब्द से तो सभी वाकिफ़ होंगे एक तरीके से, उसको क्लियर नहीं करूँगा। जी जी। लेकिन जब हम प्रीमियम की बात करते हैं तो प्रीमियम के 2 पार्ट होते हैं। जैसे हम लगातार अपनी चर्चा में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जब अगर हम लेते हैं जी जी तो उसमें एक ओडी प्रीमियम होता है, ओन डैमेज का, जी और एक टीपी प्रीमियम होता है। जी टीपी या के जो रेट्स होते हैं या कितना प्रीमियम लेना है, ये आमतौर पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जी। तो इसमें किसी भी प्रकार की छूट का कोई प्रावधान नहीं होता। हम्म। हाँ, ओडी में कंपनियां अपनी तरफ से छूट देती हैं। इसके अलावा यदि बीमा धारक ने कोई क्लेम साल भर नहीं लिया जी तो उसको अगले साल जब रिन्यू कराता है पॉलिसी, तो उसको नो क्लेम बोनस के नाम पर, यानी नो क्लेम बोनस मतलब कोई क्लेम नहीं किया उसका बोनस, ओह उस आधार पर उसको छूट दी जाती है। तो ये पहले साल ओडी प्रीमियम का 20%, जी और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50% तक जाती है। जी तो अगर आपका ओडी प्रीमियम ही 4,000 के आसपास है, तो आप ये मान के चलिए कि आप उसका 50% यानी केवल 2,000 रुपये में आपको पूरे लाभ मिल जाते हैं। इसी प्रकार से विकलांगों के लिए भी छूट का प्रावधान विकलांगों है। के लिए छूट। जी, विकलांगों के लिए छूट का प्रावधान है, और उसमें 50% तक ओडी प्रीमियम का छूट देने का प्रावधान रहता है। लेकिन उसमें 2 चीज़ों की बाध्यता है कि एक तो वो विकलांगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन व्हीकल हो तभी, और उसका रजिस्ट्रेशन भी उसी आधार पे हुआ हो। ओके। तो उसका अलग से रजिस्ट्रेशन अगर विकलांगता के आधार पर ही हुआ है वाहन का, तभी ये छूट दी जाती है वाहन पे। और इसके अलावा आजकल जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हाईली सोफिस्टिकेटेड व्हीकल्स आ रहे हैं, साथ ही उनकी चोरी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। हाँ। तो उसके लिए हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं, एंटी थेफ्ट डिवाइस। ओके। तो यदि एंटी थेफ्ट डिवाइस लगाई है तो 2.5% मैक्सिमम 500 रुपये तक प्रीमियम में छूट है। लेकिन वो डिवाइस ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा Approved सत्यापित होना होनी चाहिए। ओह ऐसा नहीं कि आपने केवल सेंटर लॉक लगाया, किसी गैराज वाले से लगवा लिया और आपको छूट मिल गई। वो अप्रूव डिवाइस लगाने पर ही छूट का प्रावधान है। जी जी जी। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, इन चीज़ों को आप नोट ज़रूर करिए, क्योंकि ये बारीकियां हैं जो आपको इंश्योरेंस में क्लेम करते समय याद रहना चाहिए, क्योंकि अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है।
अदरवाइज अगर आप किसी ऑर्डिनरी ही किसी तरीके से जी। एंटी थेफ्ट डिवाइस जो आजकल ऑनलाइन भी बहुत से कई लोग प्लेटफॉर्म्स पे इसमें कंफ्यूज अवेलेबल हो होते जाते हैं। हैं, सेंटर लॉक को सोचते हैं कि एंटी थेफ्ट डिवाइस है, जी जी जबकि जी। सेंटर लॉक एक प्रकार का केवल एक एडवांस्ड लॉक है। एंटी थेफ्ट लॉक तो लॉक होता है, लॉक तो लॉक यू है। कैन आल्सो कॉल इट एंटी थेफ्ट डिवाइस, लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजिकल उसमें एडवांसमेंट के उसमें ये लॉक मायने नहीं रखते। पर्पसली एंटी थेफ्ट हाँ। के लिए जो अप्रूव है जी। उसी अप्रूव्ड एंटी थेफ्ट डिवाइस लॉक के जी। लिए के बाद ही आप जो है उस प्रीमियम में किसी तरह का रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। सर हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह से जुरिस्डिक्शन होता है, और जैसे अगर हम ये जानना चाहें कि जब कोई क्लेम करता है तो उसे सबसे पहले किधर अप्रोच करना चाहिए, कौन से कागज़ों के साथ, कितने टाइम लिमिट में, अगर आप इस विषय पर जानकारी देना चाहें। देखिए जैसे ही एक्सीडेंट होता है जी सबसे पहले तो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो पीक आवर्स रहते हैं कुछ 2 या 3 घंटे, जिसमें आप अगर उसको पहुंचा देते हैं इंजर्ड को हॉस्पिटल तो उससे उसकी जान बच सकती है। गोल्डन टाइम जो कहलाता गोल्डन है। टाइम Golden जो hours। कहलाता है। जी तो वो जब आप उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले भी पुलिस को सूचित करते हैं, पीएमएलसी बनाते हैं, पुलिस को सूचित करते हैं कि इस तरह से ये आदमी आया है। तो एक तो वो तरीका हो गया। दूसरी बात ये कि उसके कोई रिश्तेदार, वो तो बेचारा इंजर्ड है या बहुत गंभीर है या मर गया है तो वो तो जाएगा नहीं, उसके कोई रिश्तेदार वो जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दे, वो बहुत मस्ट है। उसके आधार पे ही आपको मुकदमा कोर्ट में लगाना पड़ेगा। उसके साथ आपको चाहिए पीएमएलसी और जो भी उसके मेडिकल के बिल्स हैं वो। अगर डेथ हो गई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफआईआर के साथ, जी और वो तो उसमें तो कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है नहीं। अगर कोई उसका स्पॉट पे हो गई डेथ तो बात अलग है, हॉस्पिटल में हुई है तो उसके बिल्स वगैरह वो सब कंपनी देती है, जी तो वो ये करना चाहिए उनको। और जुरिस्डिक्शन का जहाँ तक पॉइंट है, जुरिस्डिक्शन तो अब कहीं भी लगा सकते हैं आप हिंदुस्तान में कहीं भी, जहाँ पे या तो खुद आवेदक रहता है या उसके एलार्स रहते हैं जो वैधानिक प्रतिनिधि हैं वो, या ऑनर ड्राइवर या मालिक रहते हैं, तो वहाँ पे कहीं भी केस लगाया जा सकता है और उसमें कंपनसेशन मिलता है उसको। अच्छा, और अगर वो उस कॉम्पेंसेशन में जो वो क्लेम चाह रहे हैं वो अगर वो उन्हें ग्रांट नहीं होता तो फिर उसमें अपील में किस तरह का प्रावधान होता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे? देखिए पहले तो हम मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में लोकल केस लगाते हैं पहले ट्रिब्यूनल में जाता जी। है। जी और अगर उसमें कोई बाय द वे कोई ग्रांट नहीं होता, किसी वजह से Satisfaction खारिज नहीं कर होता। दिया या कम कर दिया, वो ज़्यादा चाह रहा है कम कर दिया, तो उसके लिए फिर आप वो हाई कोर्ट जा सकता है 90 डेज में। ओके। हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील होगी, उसके बाद सेकंड अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, तो वो इस तरह से जा सकते हैं। अच्छा, यानी- जो खास बात ये है कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो ट्रिब्यूनल में जो केसेस लगते हैं उसमें जी। कोई कोर्ट फीस वगैरह नहीं लगती, 40-50 रुपए की या 80 रुपए की जो है वो लगती है, बाकी नहीं लगती है। हाई कोर्ट में फिर जितना आप एनहांस अमाउंट के लिए आते हैं उस पर कोर्ट फीस लगती है। जी 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 जी। तो तो ये ये- ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं ये एक तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। जी, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते जी। हैं, उसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में होगी हाई जो भी कोर्ट में आपके होगी। स्टेट में है, जी 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 और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। जी जी जी। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति आपके पास क्लेम के लिए आते हैं तो आप उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को इम्पेरेटिव मानते हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, ये टाइम लिमिट में आ गए हैं, या ये कंसीडर करने लायक है, या ये इस योग्य नहीं है कि इसे कंसीडर किया जाए? आपका क्या स्टैंडर्ड होता है चेक करने का? देखिए जब हम क्लेम की बात कर रहे हैं, मतलब हम ओडी क्लेम की बात कर रहे हैं। ओडी क्लेम की बात जी। करें जी। तो ओडी क्लेम में जैसा कि आप समझ सकते हैं कि किसी तृतीय पक्ष को चोट नहीं पहुंची है, मतलब केवल वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है, तो इसमें एक समय सीमा भी होती है। जी वो क्या ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने बाद आ गए और आपने कहा साहब 3 महीने पहले मेरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जी देखिए क्या होता है, जब वाहन चलता है तो वो आंधी पानी सर्दी गर्मी बरसात और सड़क पे धूल भरे कंडीशंस में या खेतों में कहीं भी कच्ची सड़क पे सब जगह चलता है। जी तो यदि डैमेजेस फ्रेश 3 महीने बाद आप आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि डैमेजेस फ्रेश है कि नहीं? जी सब जगह चलने की वजह से 15 दिन के अंदर डैमेजेस आप नहीं बता सकते कि वो 1 Fade हो साल जाते पुराने हैं। कि 15 दिन पुराने। जी तो समय सीमा सभी बीमा कंपनियों ने निर्धारित कर रखी है। अधिकतम जो सरकारी बीमा कंपनियों में आमतौर पे माना जाता है वो 15 दिन की अधिकतम सीमा है। जी यदि आप थोड़े बहुत घायल भी अगर हो गए हैं तो 15 दिन में आप Recover वापस होने रिकवर हो लायक। जाते हैं। और कोई तृतीय पक्ष अगर 15 दिन से ज़्यादा भी लगते हैं और आपके पास कोई उसका स्पष्टीकरण है
यदि आप कहीं विभागीय कार्य से बाहर गए तो रेल का टिकट, आपके विभागीय आदेश, या कहीं अस्पताल में भर्ती हुए हैं तो अस्पताल में भर्ती होने का पर्चा, यदि इस प्रकार का कोई दस्तावेज देते जी, हैं जी, तो जी। उसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में ये माना जाता है कि आप अधिकतम 15 दिवस के अंदर सूचना देंगे। जब आप सूचना देते हैं तो उसके साथ 2 या 3 डॉक्यूमेंट होते हैं केवल जो कंपलसरी माने जाते हैं। जैसे सबसे पहला होता है एस्टीमेट, जी। वाहन में कितना नुकसान हुआ है। वाहन का नुकसान के आकलन के लिए हम लोग सर्वेयर्स की सेवाएं लेते जो हैं। इवैल्यूएट करते होंगे। जी, सर्वेयर क्या होता है कि भारत सरकार ने कुछ लोगों को जो टेक्निकली क्वालिफाइड है, जो एग्जाम वगैरह पास करते हैं, उनको सर्वेयर का लाइसेंस दिया होता है। जैसे तो- डॉक्टर्स होते जी। हैं उसी प्रकार से हम सर्वेयर की फीस देके उसकी सेवाओं का लाभ उठाते हैं। ओके। तो सर्वेयर जो है उसको अलग अलग कैटेगरी होती है। कोई सी कैटेगरी का है, कोई बी कैटेगरी का है, कोई ए कैटेगरी का है। तो 5 लाख का अगर लॉस है तो उसके लिए मैं उसी कैटेगरी के सर्वेयर को भेजूंगा। तो मुझे मालूम होना चाहिए कि लॉस कितना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया एस्टीमेट, एस्टिमेटेड ताकि मैं लॉस उसके हिसाब से सर्वेयर को डिप्यूट कर सकूं। का। उसके साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो व्यक्ति दुर्घटना के वक्त गाड़ी चला रहा था, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड, ऑफ कोर्स बीमा पॉलिसी की कॉपी, जी। आपके कल को आपके दावे का भुगतान करने के लिए हमें चाहिएगा तो आपके बैंक बैंक डिटेल्स, डिटेल्स। हाँ। और एक साथ में इंटीमेशन जो प्रिंटेड प्रोफार्मा हमारे सभी ऑफिसेज में अवेलेबल है। उसमें केवल आपको अपनी जो दुर्घटना से संबंधित जानकारी होती है, जैसे नाम, आपका नाम, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, पॉलिसी का नंबर, कब से कब तक है, जी, जी, जी। वो अवधि, कब दुर्घटना हुई, किस तारीख को, कितने बजे, हाँ, हाँ। दुर्घटना का ब्रीफ में संक्षेप में कारण क्या था, जी, और यही चीज़ क्लेम फॉर्म में भी भरनी पड़ती है। तो इंटीमेशन और क्लेम फॉर्म जी। ये आपको किसी भी दफ्तर में मिल जाएंगे। प्रिंटेड प्रोफार्मा होता है, आपको केवल फिल इन दी उन्हें ब्लैंक्स fill होता करके, है। हाँ। बहुत सिंपल। और आमतौर पे हम लोगों ने दफ्तर के बाहर उसका एक प्रोफार्मा भर के चिपकाया भी होता है, ताकि यदि किसी को समझ ना आए तो वो उसको रेफर कर सकता है उसको कि किस रेफर कॉलम में क्या जानकारी देनी है। जी, 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 जी। तो ये 4-5 चीज़ें उसको देनी होती हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है, यदि चोरी का केस है हाँ, तो जी। उसमें फिर दस्तावेज अलग हो जाते हैं, उसमें एफआईआर लगेगी। जी, जी, जी। फिर आरटीओ में सूचना देनी होती है कि गाड़ी चोरी हो गई, ताकि उसका रिकॉर्ड लॉक कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो कोई जालसाज वो गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करा ले। तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा क्लेम है। यदि कोई थर्ड पार्टी इंजरी भी है तो उससे संबंधित दस्तावेज भी लगते हैं। तो ये उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं। अदरवाइज ओन डैमेज क्लेम में, साधारण ओन डैमेज क्लेम में केवल 3 या 4 डॉक्यूमेंट, जिसमें आरसी, डीएल, क्लेम फॉर्म, पॉलिसी, ये 4 चीज़ें लगती हैं, जी, जी, और जी। एस्टीमेट। ये सारी बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारियां हैं, लेकिन इसी के साथ आप इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप उन तक ये जानकारी पहुंचाएं, और एक टाइम लिमिट जिस तरह बताया गया है कि 15 दिन की टाइमलाइन उसमें होती है। नहीं तो उसके बाद आपको एक वैलिड रीज़न भी बताना होता है कि आपको देर क्यों हुई, और वो जस्टिफाइड होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए, रियल होना चाहिए, विद प्रूफ होना चाहिए कि 15 दिन के अंदर आप क्यों नहीं पहुंच सके अपने क्लेम को डिमांड करने के लिए। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि परमिट, फिटनेस और लाइसेंस जो होता है, इसके बारे में अगर आप संक्षेप में हमारे व्यूअर्स को जानकारी दें कि ये क्या होता है। परमिट और लाइसेंस और फिटनेस गाड़ियों का, ये 3 हैं अलग अलग चीज़ें, लेकिन बहुत ही सिमिलर जैसी लगती है। देखिए, बताइए। मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है जी, कि जो कमर्शियल व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल में नहीं लगता है फिटनेस परमिट, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, जी। लेकिन कमर्शियल व्हीकल में फिटनेस परमिट ज़रूरी है। तो सेक्शन 66 है मोटर व्हीकल की, उसमें आपको परमिट जो है वो ज़रूरी है, फिटनेस ज़रूरी है। अगर नई गाड़ी है जी। तो वो 2 साल तक फिटनेस ज़रूरी नहीं है उसमें, क्योंकि नई गाड़ी है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बाद में लगेगा। उसके बाद फिर आपको फिटनेस लेना पड़ेगा। परमिट और फिटनेस इसलिए ज़रूरी है कि गाड़ी एक तो फिट है, सड़क पे चल सकती है, इसलिए फिटनेस ज़रूरी है। आरटीओ उसको चेक करता है, चेक करके फिटनेस सर्टिफिकेट देता तो है। ये फिटनेस सर्टिफिकेट, जैसे हम रास्ते चलते देखते हैं आजकल पीयूसी की बहुत सी गाड़ियां खड़ी रहती जी हैं, हाँ। तो क्या ये आप उसी का जिक्र कर रहे हैं या वो अलग है? पीयूसी अलग चीज़ है।
ओके, पीयूसी अलग चीज़ है, फिटनेस अलग चीज़ है। जी देखिए जी, मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पे, ज़रूर। जब कमर्शियल वाहनों की बात करते हैं यानी व्यावसायिक उपयोग के लिए वाहन जो इस्तेमाल होते हैं, जी। तो इसमें ट्रक या बस आदि शामिल होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब फैक्ट्री से आते हैं तो कई बार ये केवल चेसिस आपको सप्लाई होती है, चेसिस इंजन के साथ आती है, जी। उसके ऊपर बॉडी आप अपने हिसाब से बनवाते हैं। आपको कंटेनर बनवाना है तो हाँ, क्लोज्ड होता है, जी जी जी, ऐसा ओपन होता ट्रक है। होता है, या बस अगर है तो आपको लग्जरी बस बनवानी है तो उसकी बॉडी अलग हाँ, होगी, जी जी जी, ऑर्डिनरी बस होगी तो उसकी बॉडी अलग होगी। तो कस्टमाइज करवा लेते हैं लोग अपने कस्टमाइज हिसाब करवाते से। हैं। हाँ। तो आरटीओ का कहना ये है कि यदि वाहन जिस कंडीशन में मैन्युफैक्चरर ने आपको डिलीवर किया है यदि उसी कंडीशन में रहता है तब तो फिटनेस की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले 2 साल तक उसको फिट माना जाएगा। कंपनी सारी चेकिंग करके ही वाहन को डिलीवर करती है। लेकिन यदि आप बॉडी बनवाते हैं या उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ऑल्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको आरटीओ से उसका फिटनेस दोबारा लेना पड़ेगा। यानी इनिशियल खरीदते समय ही। हाँ, इनिशियल खरीदने के बाद जब आप बॉडी बनवाएंगे तो उसके बॉडी बाद। बनवाने के बाद आपको आरटीओ से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा जी। कि वो सड़क पे चलने योग्य फिट है कि नहीं। जी जी, अगर आप सोचें, एक एग्जांपल देता हूँ, आमतौर पर ट्रक की जो इतनी लंबाई या चौड़ाई होती है, जी जी जी, किसी विशेष प्रकार के सामान को ले जाने के लिए यदि आप उस लंबाई चौड़ाई को 1.5 गुना बढ़ा दें तो वो एक अलग प्रकार का वाहन बन वो जाएगा। अलग तरह का तो वाहन उसकी वो जो आपने उसमें अमेंडमेंट कराया है या उसमें परिवर्तन किया है, मॉडिफिकेशंस हैं, तो वो आरटीओ को सर्टिफाई जब तक नहीं होंगे तो आरटीओ कैसे सर्टिफाई करेगा? थ्रू फिटनेस। जी। तो आरटीओ ये सर्टिफाई करेगा कि वो चेसिस उस मॉडल को ले जाने के योग्य भी है कि नहीं, और उसको वो सर्टिफाई करेगा तभी उसकी फिटनेस मान्य होगी। अगर आपने गाड़ी ली और उसमें कुछ काम कराया लेकिन फिटनेस नहीं ली तो फिर दावा खारिज भी हो सकता है। जी 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 जी, तो ये आप दर्शकों को ये समझने की ज़रूरत है कि यदि वो गाड़ी में अलग से कुछ मॉडिफिकेशन करवाते हैं तो उसके लिए दोबारा उनको आरटीओ से सर्टिफाई करवाना आवश्यक है। जी जी जी। तो ये जैसा आपने शुरुआत में बताया था, कॉमर्शियल व्हीकल में ही ये 2 साल का टाइम लिमिट होता है या हर 2-2 साल में ये करवाते रहना होता है? नहीं, जैसा अजमल जी ने बताया था कि कमर्शियल व्हीकल में फिटनेस जरूरी है। आमतौर पर ये राज्यों का अलग अलग थोड़ा सा क्राइटेरिया रहता जी है। हाँ, हर राज्य का अलग यूपी होता है। में जीप्स वगैरह जो हैं, जैसे एमपी में आवश्यक नहीं है लेकिन यूपी में जीप वगैरह में भी शुरू के 2 साल फिटनेस देते हैं। जब आप शुरू में रजिस्टर कराते हैं तो ही 2 साल की फिटनेस का रहता है। ओके। यहाँ प्राइवेट गाड़ियों में फिटनेस की आवश्यकता नहीं होती, केवल कमर्शियल गाड़ियों में होती है। जी 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 जी, कमर्शियल गाड़ियों में के अलावा आप बाइक वगैरह भी मॉडिफाई कराते हैं। जी जी तो जी। वो जो मॉडिफाई कराते हैं उसके लिए भी आपको आरटीओ से सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है, अन्यथा वो कानूनी रूप से वैध नहीं है। जी 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 जी। तो इसमें फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें पुलिस अथॉरिटीज़ या आरटीओ जो भी है वो उचित फाइन लगा सकते हैं आपके ऊपर। जी जी और जी। अगर कल को कोई दुर्घटना हुई तो इंश्योरेंस कंपनी दावा देने से भी मना कर सकती है कि आपने मॉडिफाई कराया, उसको सर्टिफाई नहीं करवाया। जी जी जी, ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि आजकल स्पेशली जो हमारी न्यू जनरेशन है ये बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन और स्पेसिफिकली अपने हिसाब से गाड़ी के हॉर्न, साइलेंसर्स, उनका अपीयरेंस और ऐसी कई चीज़ों में अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं जो कंपनी के स्टैंडर्ड्स से बहुत हटके होते हैं और वो इतने इतर हो जाते हैं कि वो आसपास जो रोड पे साथ में कम्यूटर्स चल रहे होते हैं उनकी जान को भी खतरा बन सकता है। कई बार ऐसा होता है। अजमल साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे थोड़े समय पहले भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे मोटर व्हीकल एक्ट में, और शुरू से लेकर आज तक जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, आपका इतना लंबा इलस्ट्रस एक्सपीरियंस रहा है, आपका क्या अनुभव है? ये जो अमेंडमेंट्स होते जा रहे हैं इसमें पनिशमेंट तो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या ये पहले से बेहतर भी हो रहे हैं, आसान हो रहे हैं कि नहीं? नहीं मैम, आसान तो खैर नहीं हो रहा है लेकिन पहले से बेहतर तो ज़रूर हो रहा है। किस हवाले से? जैसे आपने अभी कहा कि इसमें चालान ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ता तो जा एक रहा है। आदमी में डर तो पैदा हो रहा है। अभी क्या है कि आदमी डरता नहीं है कानून से, जी। वो जो उसका दिल में आता है वो करता है। हाँ। लेकिन जब इस तरह से पुलिस अलर्ट रहती है, जुर्माने करती है, तो फिर आदमी थोड़ा सा डर उसमें होता है।
और वो कोशिश ये करता है कि अपन इसको इस तरह से, जैसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे हैं, जी। रेड लाइट जंप कर रहे हैं, या हेलमेट नहीं लगाए, सीट बेल्ट नहीं लगाए, तो ये सब चीज़ें जो करते हैं वो गलत है बिल्कुल। अगर पुलिस सख्ती करती है तो फिर वो सब लगा के चलेंगे, हेलमेट भी लगाएंगे, सब करेंगे, तो वो अच्छा तो है बिल्कुल है। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम अपना बीमा कराते हैं, अभी तक हम ओडी बीमे और टीपी बीमे की बात कर रहे हैं जी। लेकिन इसमें जैसे तिरमिजी जी ने बताया था, हम कुछ और बीमे भी इसके साथ ही करते हैं। जैसे ओनर ड्राइवर जो होता है, यदि मालिक खुद ही गाड़ी चला रहा है तो उसका भी बीमा कराया जा सकता है। तो पहले ये 2 व्हीलर में लिमिट थी 1 लाख की और कार में लिमिट थी 2 लाख की। तो 2018 में इसको अमेंड किया गया और तब इसकी 1 लाख के लिए फीस जो प्रीमियम देना पड़ता था वो मात्र 50 रुपये हुआ करता था। ओके। तो जब इसको 2018 में अमेंड किया गया तो अमेंड करके इसको 15 लाख तक लिमिट बढ़ा दी गई। 15 लाख तक लिमिट बढ़ा दी गई तो वो जो प्रीमियम था उसको भी 15 गुना कर दिया गया। 15 गुना यानी 50 रुपये का 750 रुपये। तो उस वक्त कुछ लोग आए जिन्होंने इस पर आपत्ति की। हमारे तब शाहजहाँपुर में ब्रांच मैनेजर हुआ करता जी जी। तो लोगों ने आके बोला कि साहब ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप ये समझिए कि 1971 से ये 50 रुपये का रेट चल रहा है जी। और जब उनको समझाया तो उनमें से एक महिला थी, उन्होंने खुद ही बोला, वो गांव की थी, उन्होंने कहा साहब आज भी हमारे रीति रिवाज ऐसे हैं कि हमारे घर में यदि कोई दुर्घटना हो जाए, मृत्यु भोज जो गांव में होता है, बोले 1 लाख रुपए आप दोगे, 1 लाख रुपए से आता तो हमारे मृत्यु भोज में खर्च हो जाता है। तो बोले इस 1 लाख का तो कोई फ़ायदा नहीं है, 15 लाख किया, बहुत अच्छा किया, और आप तो जो पैसा है वो ले लो, 750 रुपये, 15 लाख के आगे कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए 750 रुपये में आपको लिमिट कितनी मिल रही है, 15 लाख की। 15 लाख यदि किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो ठीक है, हम जो आदमी गया या जो जान का नुकसान हुआ उसकी हम पूर्ति नहीं कर सकते जी। लेकिन फिर भी यदि उसको केवल 1 लाख रुपए दें तो वो उसके आज के ज़माने में जब रुपए का थोड़ा अवमूल्यन हो रहा है, पुराने ज़माने में 1 लाख रुपए की बात हुआ करती थी, अब उतना नहीं रह गया, वैल्यू नहीं रह गई है। तो अब 1 लाख रुपए से उसका कितने समय गुजारा चलेगा। 15 लाख किया तो उससे कम से कम। इसी प्रकार से ये बात जुर्माने पे भी लागू होती है जी। कि जो जुर्माना पहले 50 रुपये हुआ करता था आज से 15 साल पहले, अब आज की तारीख में अगर हम उसको 50 रुपये ही रखेंगे तो लोगों में डर कहाँ रहेगा। लोग तो तुरंत जुर्माना देके और निकल जाएंगे। तो जुर्माना बढ़ाना सरकार का एक अच्छा कदम है। लोगों में थोड़ा सा कानून के प्रति एक सम्मान होना चाहिए जी। और उसका पालन करने की उनके अंदर एक अंदरूनी इच्छा होनी चाहिए। अंदरूनी इच्छा होना चाहिए। जी जी, यही पर्पस है हमारा कि आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो है सभी डिसिप्लिन्स को फॉलो करने के लिए मोटिवेट हों, और हम चाहेंगे कि आपको फ़ाइन देने की नौबत से आप बच सके आप फॉलो करें जो रूल्स हैं। बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, इस कार्यक्रम के बाद अगर आपका मन हो तो आप फ्री टाइम में मोटर व्हीकल एक्ट का अध्ययन ज़रूर करें। आप क्योंकि गाड़ी लेकर अगर रोड पर निकल रहे हैं तो ये आपकी फ़र्स्ट ड्यूटी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन से नियमों से बंधे हुए हैं और कौन से नियम हैं जिनका उल्लंघन करने पर किस तरह का फ़ाइन हम पे इम्पोज किया जा सकता है। अगर गाड़ी चलाने की लग्जरी आप ले रहे हैं तो साथ में नियमों को जानने की जिम्मेदारी भी रखें। इसी के साथ सर क्या होता है, जैसे कि जो अमेंडमेंट्स होते चले जा रहे हैं, बावजूद इसके कुछ अच्छे पहलुओं पर जो है सर ने रोशनी डाली। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो हिट एंड रन के केसेस होते हैं या ड्रिंक एंड ड्राइव के जो केसेस होते हैं, उनकी किस तरह से कंप्लेंट की जाती है, और अगर जाने अनजाने कोई इसका शिकार हो जाए तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक शराब पी के गाड़ी चलाना, ये तो पुलिस करती है, जी। वो पूरा एनालिसिस करती है कि किस तरह से इन्होंने शराब पी है, उसका जी जी, तो वो सब ये तो पुलिस करती है। ये पुलिस का क्षेत्राधिकार। हिट एंड रन में यह है कि आदमी गाड़ी का पता ही नहीं है, गाड़ी मार के भाग गई उसको, तो वो उसके लिए फिर आपको पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ती है, कलेक्टर को रिपोर्ट करना पड़ती है, और कलेक्टर फिर जो भी कंसर्न उस एरिया की बीमा कंपनी होती है उससे फिर पूरे पेपर्स भेजती है और उनको फिर निर्देशित करती है कि आप इसको पेमेंट करें। बीमा कंपनी करती है, वो बाउंड है उनके कलेक्टर के। इसमें एरिया वाइज डिवाइड किया हुआ है, जो 4 सरकारी बीमा कंपनियां हैं जी जी जी, उनके बीच में इसको बांटा गया है
ईस्टर्न जोन जो है वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, उत्तरी क्षेत्र जो है वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, पश्चिमी क्षेत्र न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और दक्षिणी क्षेत्र यूनाइटेड देखती है। हमारा भोपाल कौन से क्षेत्र में आता है? पश्चिमी क्षेत्र में आता है। जी। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है वही देखती है। जी। और इसका जो हिट एंड रन केसेस में जी। अवार्ड या जो भी क्षतिपूर्ति का पास करने का अधिकार होता है वो कलेक्टर के पास होता है। जी जी तो जी। कलेक्टर सभी दस्तावेजों का अध्ययन करने के पास बाद या उसके केस का घटनाक्रम को देखते हुए कितनी किसको क्षति हुई उसके आधार पर उसका फिक्स अमाउंट है वो उसकी राशि स्वीकृत करता है और संबंधित बीमा कंपनी उसका भुगतान करती है। सर, आप हमें ये बता रहे थे कि जो कलेक्टर गाइडलाइंस होती हैं उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन कितना क्लेम डिज़र्व करता है और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो है उसको वेस्टर्न जोन का जो है अथॉरिटी दी गई है क्लेम्स डिसाइड करने की। नहीं, क्लेम डिसाइड करने की नहीं, जो कलेक्टर ने Payment आदेश करने होता है जी। उसका भुगतान ओके। एक सम्मिलित फंड बनाया गया चारों जी, जी, कंपनियों जी। ने या अन्य बीमा कंपनियों के उससे भी एक सम्मिलित फंड बनाया गया है और उस फंड से इस राशि का भुगतान होता है। इसे सोल्यूशन फंड कहते हैं। तो हिट एंड रन वाले केसेस के जितना भी भुगतान होता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बीमा कंपनियों के माध्यम से होता है। जी, जी, भाई जी। पेमेंट के लिए किसी को तो अथॉरिटी देनी पड़ेगी, तो आदेश कलेक्टर का होता है, भुगतान बीमा कंपनी। भुगतान बीमा कंपनी करती है। इसी के साथ जो आपसे हम एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे सर कि जो विदेशों में जो लोग रह रहे हैं या विदेश में कोई गाड़ियां चल रही हैं या ओनर्स बाहर चले गए हैं, यहाँ पर किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया है, तो ऐसे में किस तरह से डील किया जाता है क्लेम्स को? नहीं, गाड़ी कहाँ पर है ये मुख्य बात है। गाड़ी कहाँ पे है ये मुख्य बात है। यदि वो मैं आपको बताना चाहूँगा जो भारत में अगर बीमा किया है जी तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अगर आपने ली है तो उसमें 500 रुपये का अधिक मतलब एडिशनल पेमेंट के साथ और नॉन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में 100 रुपये के एडिशनल पेमेंट के साथ आप 6 देशों में आपको कवरेज मिलता है। 6 देशों में? जी। वो है अपने बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स। यदि ये एक्चुअली भारत से लगी हुई सीमाएं हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ से वाहन बेरोक टोक सुगमता से दूसरे देश में भी जा सकें। यदि उनका कोई व्यापार है जिसमें उनको अक्रॉस द बॉर्डर जाना है तो वो इस प्रकार से अपना बीमा की ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन लेके और वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये किस तरह के वाहन होते हैं? मीन्स कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं। उसके अलावा प्राइवेट वाहन में भी ये होता है। लोग कार से सपोज नेपाल जाना चाहें या भूटान जाना चाहें तो जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं या यूपी के लोग हैं उनके लिए नेपाल कार से जाना बहुत सुविधाजनक है, प्रेफरेबल है। तो वो अपनी कार ले आ सकते हैं, लेकिन उनका अगर उन्होंने ये एक्सटेंशन नहीं लिया तो फिर उनको बीमे का लाभ नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे कुछ दुर्घटना होती है और उनको बीमे का लाभ चाहिए तो उनको ये एक्सटेंशन पहले लेना पड़ेगा। और इसके लिए वो किसी भी जहाँ कहीं और से राशि भी बहुत कम है इसमें। अगर आप देखें तो जैसे मैंने बताया कि भाई केवल 500 रुपये एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में, तो 500 रुपये आज की तारीख में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जी दे के उसका लाभ ज़्यादा हो सकता मुझे है। यकीन है कि हमारा कार्यक्रम जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं वो कुछ ऐसे फैसले करेंगे हमारे कार्यक्रम के बाद कि हम अपनी गाड़ी से ये जो आपने देशों के नाम गिनाए हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक बार फिर बता यहाँ पे देता वो हूँ ट्रैवल कि- करेंगे या फिर बिजनेस को इजाफा मैं करने उनकी का जानकारी के सोचेंगे। लिए एक बार फिर बता देता हूँ। जी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स। जी जी जी। तो इन सभी देशों में जो है आपके कॉमर्शियल व्हीकल्स जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आपकी पॉलिसी में एक्सटेंशन प्रीमियम के लिए आपको ऑप्ट करना होगा। और आप जहाँ कहीं पर भी आपका इंश्योरेंस रिन्यूअल होता है आप वहीं पर इस बात के लिए अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जो सिग्नल्स और ट्रैफिक रूल्स जो लोग तोड़ते हैं उनके ऊपर किस तरह के नियम कानून लागू होते हैं और किस तरह के उनके ऊपर पेनल्टीज इम्पोज होती हैं, अगर इसके बारे में आप जानकारी दें। मैम अभी मोटर व्हीकल एक्ट में तो ये सब दिया हुआ है कि आपने अगर रेड लाइट जंप की है या येलो लाइन जो होती है उसको जंप किया हुआ है तो उस पर जुर्माने के प्रावधान है, जुर्माना भी होता है। और अगर आपने दूसरी या तीसरी बार कर रहे हैं तो आपका लाइसेंस भी निलंबित कर दिया जाता है। तो ये पेनल्टी भी इम्पोज करते हैं। और अब तो कैमरे लगे हुए हैं हर जगह, आपने ज़रा सा भी आगे बढ़े या ज़रा भी हो तो फ़ौरन फ़ोटो खींच के आपके मोबाइल पे आ जाता है वो।
और आपको जी। जुर्माना भरना पड़ता है। 2 बार तो मैंने खुद जुर्माना भरा है इसमें। जुर्माना ज़रा तो सा आगे बढ़ाने में गाड़ी 500 रुपये का वो आया है। जी, जी, जी। ये बहुत ज़रूरी है। हम स्मार्ट सिटी भोपाल में रहते हैं। हमारे स्मार्ट सिटी ऑफिस में जो है बहुत बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स के साथ भोपाल भर में अलग-अलग जो कैमरेज़ हैं, जो हमारी रोड और ट्रैफिक एक्टिविटीज़ को और हमारे कंडक्ट को कैप्चर करते हैं। वो हमारे लाइसेंस और हमारे आधार के साथ लिंक्ड नंबर्स और टेलीफ़ोन नंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं, और हमारे कंडक्ट को वो विदिन आवर्स हम तक हमारी जो है हमारी जो पेनल्टी हम पे इम्पोज की गई है उसके साथ हम तक पहुंच जाता है कि आप जी आपसे ये गलती हुई है और आपको इतना फ़ाइन भरना होगा। इससे नहीं बचा जा सकता, इसलिए आपसे अनुरोध है कि ट्रैफिक रूल्स को बारीकी से फॉलो करें। इनफैक्ट सिग्नल भी जंप ना करें, नहीं करें। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कौन सी गलतियाँ होती हैं सर लोगों से जाने अनजाने, जिसमें एफआईआर ही एक लौता सॉल्यूशन है? और क्या ट्रायल कोर्ट में किस तरह की कंप्लेंट्स को किया जाता है? क्या ये जो कंप्लेंट्स होती हैं ये सीधा फिर ट्रायल कोर्ट में ही सुनी जाती हैं? जी, ट्रायल कोर्ट पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है फर्स्ट क्लास, उसके पास जाती है ये कंप्लेंट, उसको वो सुनता है और वो सुन के डिसाइड करता है, डिसाइड करके जो भी सज़ा दे या जुर्माना करे, जो भी करे। और अगर सामने वाला पक्ष उससे सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है उसके खिलाफ। जी, 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 जी। और जैसे 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई जी। है और इसमें किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ है, मतलब मगर डैमेज ज़रूर हुआ जी है, हाँ, तो ऐसे में वो किस तरह की कंप्लेंट उसे करना वो चाहिए? एफआईआर तो करना पड़ेगी उसको। वो एफआईआर करेंगे? एफआईआर मस्ट है, एफआईआर पे ही ये डिसाइड होगा कि कौन सी गाड़ी को ज़्यादा डैमेज हुआ है, कौन सी गाड़ी को कम डैमेज हुआ है और किसकी गलती के कारण डैमेज हुआ है। ये सब चीज़ें आती हैं उसमें। और इसमें उनके एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा, एक मार्केट एग्रीमेंट भी है बीमा कंपनियों के बीच, जी, वो नॉक टू नॉक एग्रीमेंट कहलाता है। उसमें क्या होता है उसमें सर? ये कहलाता है कि यदि 2 गाड़ियों का किसी तृतीय पक्ष को चोट नहीं पहुंची है, केवल एक्सीडेंट हुआ है, तो वो दोनों अपने अपनी कंपनी से क्लेम ले लेंगे, एक दूसरे पे दावा नहीं करेंगे। तो उसमें फिर ये नहीं देखा जाता गलती किसकी। हाँ, दुर्घटनावश नुकसान हुआ है तो बीमा कंपनी उसका दावा देती है। ओके, तो ऐसा भी कुछ मैंडेट होता है कि एफआईआर के बगैर क्लेम नहीं मिलेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं। यदि कोई तृतीय पक्ष नुकसान है या कोई बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू लॉस है, सपोज़ करिए किसी मेरे पास कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि साहब कोई थर्ड पार्टी लॉस नहीं हुआ है और इसलिए हमने एफआईआर नहीं कराई, लेकिन जब आप गाड़ी को देखते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं साहब, गाड़ी तो पूरी तरह ख़त्म हो गई। तो इससे समझ में आता है कि वो या तो सही जानकारी नहीं दे रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है हाँ बातें। कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि भाई अगर इतना मेजर लॉस हुआ है कि गाड़ी ख़त्म हो गई, तो फिर हमें उससे निवेदन करना पड़ता है कि भाई इसमें आप एफआईआर तो कराइए। अगर कोई, देखिए कई जगह ऐसा होता है कि यदि अपराध गंभीर है तो न्यायालय स्वयं संज्ञान लेता है या पुलिस के पास भी होता है कि आप उस पर एफआईआर कर सकते हैं। जी, तो इसी प्रकार से ये सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। यदि कोई गंभीर दुर्घटना है तो ये बाद में देखेंगे कि उसमें किसी को हो सकता है अंदरूनी चोट हो, उस वक्त ना पता हाँ, चले, उस वक्त नहीं पता चले। तो इसलिए एफआईआर के लिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप बेहतर हो एफआईआर करा दें। एफआईआर होने से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को भी एक गारंटी हो जाती है कि चूंकि एक दूसरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी इन्वॉल्व है, तो इसमें तथ्य छिपाए नहीं जा रहे। तो दुर्घटना होने के भी कितने टाइम बाद कंप्लेंट एफआईआर करवाई जा सकती है? क्या उसका भी कोई ऐसा टाइमलाइन है? जैसे आपने थोड़े समय पहले हमको 15 दिन का टाइम इंश्योरेंस कंपनी को बताने का था। देखिए ये पुलिस अथॉरिटीज़ के ऊपर है, वो अगर उनको पता चलता है कि हाँ वास्तव में दुर्घटना उचित है और इसका एक मतलब झूठी एफआईआर नहीं है, तो वो बाद में भी उसकी एफआईआर दर्ज करते हैं। ऐसा ये कुछ भी उनके नहीं। हाँ, डिस्क्रिशन पर है कि वो उसको कंसीडर करते हैं, और हाँ। अगर आप उन्हें आपकी देरी कन्विंस क्यों करते हैं, हुई है। कन्विंसिंग है तो वो ले लेते हैं। जी, 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 जी। देखिए, जो भी कुछ भी हो, दुर्घटना हो चाहे घटना हो, कुछ भी हो, हर आदमी ये कोशिश करता है कि इमीडिएट हर चीज़ होना चाहिए। नेचुरल लगना चाहिए। जी, कि मतलब कोई दुर्घटना हुई तो आदमी को फौरन, अगर जैसे हॉस्पिटल गया है, कुछ गया है, बीमार है, मर गया कोई, तो उसकी उसमें लगा हुआ है, तो 12-13 दिन में तो आपको एफआईआर कराना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप साल भर बैठे रहिए और साल भर के बाद जाके एफआईआर करें, ऐसा नहीं है। इमीडिएट होना चाहिए, और इमीडिएट भी ये कॉज देना पड़ेगा आपको कि हमारे यहाँ डेथ हो गई थी, उस डेथ में हम लोग 13वीं-14वीं में लगे रहे, जिसमें भी लगे रहे, उसके बाद फिर हमें टाइम मिला या हम शॉक से निकले और वहाँ आके हमने रिपोर्ट की,
तो इमीडिएट तो कंपनी भी मांगती है, कोर्ट भी मानती है, दूसरे लोग भी मानते हैं उसको। जी जी जी, वही उचित भी है। वो उचित भी वही है। बहुत ही संक्षेप में हम आपसे मैसेज जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज के विषय से संबंधित? मैम, एक तो लोगों को जागरूक होना चाहिए इंश्योरेंस के प्रति। बहुत सारे लोग अपने इंश्योरेंस के प्रति जागरूक नहीं है, अपने वाहनों का बीमा नहीं कराते हैं, बगैर बीमे के चलते हैं। तो उन सब लोगों से लाइसेंस नहीं रखते हैं और दूसरी भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं रखते। तो उनसे मेरा निवेदन यही है कि कम से कम बीमा कराइए। कल को कोई घटना होती है तो आपके ऊपर कोई भार नहीं आएगा। इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है, आपके डॉक्यूमेंट सही है तो किसी किस्म का कोई वो नहीं है। तो इस सब बारे में जागरूक हो। दूसरी बात ये कि आप वो रेड लाइट है या येलो लाइन है उन सबको देख के चलिए और सपोर्ट कीजिए पुलिस को। इसी विषय पर आपका क्या कहना होगा, क्या मैसेज देंगे आप? मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में भी भारत में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो मुख्य रूप से समस्या आती है लोगों के अज्ञानता की वजह से। रिन्यूअल में कमी होती है? रिन्यूअल में नहीं, लोग बीमे की इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते या बीमे को ही नहीं समझते। उनके लिए एक सेमी टेक्निकल सब्जेक्ट है ये। बिल्कुल। उनको लगता है कि इसमें कुछ तकनीकी ज्ञान है और बीमा नहीं भी कराए तो क्या जाता है। लेकिन निश्चित ही ये उनके फायदे के लिए है। उनकी अपने मतलब भगवान न करे, लेकिन अगर किसी को इस प्रकार की अप्रिय स्थिति से गुजरना पड़ता है तब उसको समझ में आता है कि बीमे की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बीमे का उचित वो करें और उसका लाभ उठाएं। बिल्कुल। हम आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आज की गई चर्चा से आपको ज़रूर लाभ मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने कीमती वक्त निकाला और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमारे सभी दर्शकों को जागरूक किया। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कार्यक्रम कानूनी सलाह। हम आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को हमारी पूरी टीम की ओर से। नमस्कार। नमस्ते।